Do you think PYQs play an important role in cracking the examination? I will say definitely yes. So here is the entire video of all the PYQs of TGT Science. I'll be breaking the PYQs on a daily basis as I promised in earlier video that I'll be solving more than 37 PYQs of TGT Science. You need to shortlist the topics, you need to shortlist the theme, and you need to understand the pattern of all the examination so that you can crack in one go. So please watch the entire video so that you can understand the pattern, understand the theme, and important shortlisted topics can be highlighted, learned, and mugged up. So please keep on watching the entire video. Press the bell icon on for all the notifications. Please subscribe to my channel, and those who are not connected to Telegram channel, please go and join from the YouTube link. Now please watch the video. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिक न्यूट्रिशन. बहुत इजी है न्यूट्रिशन जिससे फूड प्रिपेयर करते हैं अपने ऑर्गेनिजम्स. दो तीन टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं. एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक, होता है कीमोट्रॉपिक जो यहाँ पे दिया हुआ है, हेट्रोट्रॉपिक एंड सेप्रोफिटिक. ठीक है. कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर ले तो जो ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं कैसे, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, और मोस्टली प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनके एग्जांपल्स होते हैं आर्की, बैक्टीरिया और इन सब डोमेन के. तो यहाँ पे आंसर उसका हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन आपका बोलता है which of the following cell organelles is involved in packaging of lipid. पैकिंग ऑफ लिपिड्स का मोस्टली जो मेजरली जो काम करते हैं सेल ऑर्गेनेल हमारे, वो गोल्गी एपरेटस होता है. यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं. क्लोरोप्लास्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. और ग्रीन प्लांट्स के ग्रीन लीव्स होनी चाहिए इसके लिए. लाइसोसोम्स का क्या काम होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसमें सारे टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोलेज, लाइपेज और प्रोटीएज. इन सब से जो डाइजेस्ट कराता है, इन सब की हेल्प से जो डाइजेस्टिंग ऑफ फॉरेन मटेरियल कराता है या वॉर्न आउट करता है सेल ऑर्गेनेल को, तो ये लाइसोसोम का काम है. तो पैकेजिंग ऑफ लिपिड तो कहीं नहीं लिखा है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं. एक आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कराते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. लेकिन जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी की वजह से स्मूथ है क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसे समझ लो. तो इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ लिपिड ये कराते हैं, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स भी ये कराते हैं, इसीलिए ये आंसर करेक्ट हो जाएगा. राइबोसोम्स को तो हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम्स क्या होते हैं, एक ऐसे नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में हमारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड. पीएच बेसिकली होता क्या है, आप किसको पीएच बोलते हो, जिसमें आपका न्यूट्रल बेस सब कुछ प्रेजेंट होता है ना. जैसे आपकी स्केल होती है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया, इधर से इधर जाओगे तो एसिडिक है, इधर से इधर जाओगे तो बेसिक है. ठीक है. तो पीएच ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड की तो जनरली बात करें तो 7.35 से 7.45 के बीच में रहता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है. एक और क्वेश्चन पूछा था बाकी के शिफ्ट में कि अगर टू अल्कलाइन है या एक्सीड करता है अल्कलिनिटी की वैल्यू को, तो वो उस कंडीशन में अल्कलोसिस हो जाता है, वो डिजीज का नाम है. और अगर इससे कम, जैसे आपका मोर एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगता है, अगर कम होता है इससे पीएच, तो इसे हम बोलते हैं एसिडोसिस. ठीक है. अगर लो पीएच लेवल है तो इंक्रीज हो जाएगी हाईएस्ट आयन, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन को, तो वो एसिडिक हो जाएगा. सिमिलरली अगर हाई पीएच है तो लो आयन की एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी और वो बेसिक या अल्कलाइन सॉल्यूशन हो जाएगा. इसके अलावा अब एक और चीज़ याद रखो, जो स्टमक होता है, जो हमारा HCl प्रोड्यूस करता है स्टमक में, उसका पीएच 1.8 होता है. अगर 5.6 से कम हो जाए तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगेगा, जिसकी वजह से टूथ डिके भी हो जाता है. एसिड रेन की कैरेक्टरिस्टिक में भी 5.5 से लेस हो जाए तो एसिडिक रेन की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. और भी बाकी चीज़ों का होता है, आप देख सकते हो, बट मोटा मोटी ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका पूछता है कैरोटिड आर्टरीज जो होती हैं वो सप्लाई करती हैं ब्लड को टू विच वाइटल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी. पहली बात तो आर्टरीज और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए. देखो, तीन टाइप के हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ये तो सबको पता है. कौन कौन से तीन टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं आपके, आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं. सबके फंक्शंस आपको बेसिक पता हो गए, लेकिन मैंने यहाँ पे वो भी लगा दिया, आप एक बार ध्यान से देख सकते हो उसको. कैरोटिड आर्टरी का काम क्या होता है, ये सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ कहाँ, ब्रेन में, हेड में, नेक में. ठीक है. इनका काम ये होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं. अभी देखो नेक में कैसे होता है, जब कैरोटिड आर्टरीज हैं जो कैसे सप्लाई करती हैं, दो तरीके से. एक तो इंटीरियर कैरोटिड आर्टरीज होती हैं आपकी, और एक एक्सटीरियर होती हैं, एक्सटर्नल भी से आप बोल सकते हो. जो इंटीरियर होती हैं या इंटरनल सप्लाई जो करती हैं ऑक्सीजनेशन का, वो हमारे ब्रेन में ही सिर्फ करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड का. लेकिन जो एक्सटर्नल होती हैं, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं, वो नेक और फेस पे करती हैं. ठीक है. ये चीज़ आप याद रखना है ऐसे ही बना के शॉर्ट फॉर्म में.
तो ये आपका करेक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ब्रेन में सप्लाई करती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका जो लिवर होता है वो हेपेटिक पोर्टल वेन से कनेक्टेड होता है, जो डिलीवर करता है इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। हेपेटिक आर्टरीज क्या करती है, जो वेन होती है वो तो इम्प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर कर रही है, लेकिन हेपेटिक आर्टरीज क्या करती है, डिलीवर करती है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ से आप देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पे आपके नॉर्मल आर्टरी की इमेज लगा रखी हुई है। 3 तरीके का लेयर्स होते हैं, एक एडवेंटिया होता है जो आउटर लेयर होता है, जो थिन होता है, थोड़ा-सा ज़्यादा मोटा नहीं होता, लेकिन जो मिडल लेयर होती है, वो थिकेस्ट लेयर होती है, ये आप देख सकते हो। और जो इंटीमा होता है, जो इनर लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक है? जो मिडल लेयर होती है, जो थिकेस्ट लेयर होती है, वही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और हैंडल करती है हाई ब्लड प्रेशर को। तो आप एक बार यहाँ पे लेयर ऑफ आर्टरीज़ भी देख सकते हो नॉर्मल तरीके से। ये आपकी कैरोटिड मतलब इसी का सबसेक्शन है, ठीक है? अभी किडनी का देखो, किडनी सिंपल से क्या चीज़ है, किडनी का फंक्शन ही क्या होता है? ये क्या करता है कि रीनल आर्टरी से सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी के थ्रू, ठीक है? रीनल आर्टरी जो होती है हमारी सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्टली किडनी में। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको याद हो जाएँगी। क्या है? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा का मतलब क्या होता है? स्टोमेटा प्ले अ मेजर रोल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? रेस्पिरेशन नहीं कराता, सर्कुलेशन नहीं कराता, ट्रांसपिरेशन ऑब्वियसली कराता है। 80 टू 90% ट्रांसपिरेशन लीव्स में यहीं से होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी जरूरत क्या है स्टोमेटा की? अकरेंसेस कहाँ पे होते हैं ये? एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, लेकिन रूट्स में नहीं होते हैं, ठीक है? क्यूटिकुलर अगर हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन करें तो कैसे रेस्पिरेशन होता है? जो हमारा क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन होता है वो नियरली सॉरी ट्रांसपिरेशन जो होता है वो नियरली 9% होता है। लेंटिकुलर जो होता है 0.1 से लेके 1% के बीच में होता है, और सबसे लीस्ट ट्रांसपिरेशन यहाँ से होता है। ये स्टोमेटा का डायग्राम है, यहाँ से आप देख लो गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर्स, सब्सिडियरी सेल्स क्या होती हैं, एपिडर्मिस सेल क्या होती हैं। तो ये आपने मोटा मोटी देख लिया कि इसका प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प कराता है। ट्रांसपिरेशन से नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोमेन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन मैमल? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है, आपको पता है। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, इसके पार्ट होते हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं जो बनी होती हैं एफरेंट आर्टियोल से, जो कि एक फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है। यहाँ से आप देख भी सकते हो रेड कलर की दिस वन, इफरेंट ये होता है, एफरेंट दिस वन इज, ठीक है? तो इसी से मिलके बना होता है आपका ग्लोमेरुलस। इसके अराउंड जो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से आप देखो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है या कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल या फिर रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है? डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। जो वुमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियल सेल्स हैं उन्हें हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलके आपके मेलपिगियन ट्यूब या फिर मेलपिगियन बॉडी या फिर आप रीनल कॉर्पस्कल्स बोल सकते हो, ये बनाते हैं, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज द यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस? अब आपको लगता होगा एक्सक्रीशन तो सारा किडनी के थ्रू होता है, तो यूरिया साइकिल भी किडनी में ही होती होगी, बट ऐसा नहीं है। इट टेक्स प्लेस इन लिवर। लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो ये अमोनियम आयंस को डायरेक्टली यूरिया में कन्वर्ट करता है और वहां से ही किडनी में सेंड करता है और वहां से एक्सक्रीशन होता है। यूरिया साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथाइन साइकिल भी बोलते हैं। इसे किसने डिस्कवर किया था? आपके कर्ट हैंसेलिट एंड हैंस कर्ब ने इसको डिस्कवर किया था इन 1932, ये याद रख लेना। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ये रिसाइकल करता है आयरन को यहाँ से ही, ठीक है? कोलन का मतलब क्या होता है? कोलन ये होते हैं जो हमारे इस इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और ये अब्जॉर्ब करता है वाटर्स को। सिंपल से ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। किडनी का बेसिक फंक्शन क्या होता है? ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ये रेगुलेट करता है, इसका फंक्शन यही होता है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, यूरिया साइकिल कहाँ बनती है? दैट इज इन लिवर साइकिल, मतलब लिवर में। अभी आपका 2018 के चारों शिफ्ट में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप यहाँ से इसे रीड आउट करो कि क्या बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाइज द फेस? क्रेनियल नर्व में कौन सप्लाई करता है फेस को? तो अब आप देखो, आपको पहले तो क्रेनियल नर्व्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली होती क्या है। कि जो ह्यूमन होते हैं उनमें 12 पेयर की क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 3 टाइप से वो डिवाइडेड होती हैं उनके एक्शंस के बेसिस पे। एक सेंसरी होती है, एक मोटर होती है एंड एक मिक्स्ड होती है। जो हमारा 7th पेयर होता है, दैट मीन्स दिस वन, ये फेशियल के लिए हेल्प करता है, नेक के लिए हेल्प करता है, टेस्ट बड के लिए हेल्प करता है, सलाइवा के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है? इसमें जो लार्जेस्ट होता है वो आपका ट्राइजेमाइनल होता है और जो स्मॉलेस्ट होता है वो आपका ट्रॉक्लियर होता है, 4th वन वाला। लॉन्गेस्ट आपका वेगस होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आप याद रखना। यहाँ पे मैंने डायग्राम पेस्ट कर दी है, यहाँ से आप देख सकते हो पहला वाला ऑल्फैक्टरी होता है, दूसरा ऑप्टिक नर्व के लिए होता है, फोर्थ इज ट्रॉक्लियर नर्व होता है, ट्राइजेमाइनल यही आपका लार्जेस्ट होता है। सिक्स्थ आपका एब्ड्यूसेंस के नर्व के लिए होता है, फेशियल के लिए आपका 7th होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है, वेस्टिबुलर के लिए आपका
8th होता है। बाकी आप पढ़ लो यहाँ से, वेगस आपका लॉन्गेस्ट होता है, तो ये 10th हो गया, ठीक है, लॉन्गेस्ट 10th ऐसे याद रखो। एक्सेसरी के लिए आपका 11th हो गया एंड 12th इज हाइपोग्लॉसल नर्व। तो यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने दोनों डायग्राम को पेस्ट कर दिया है, आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हो कौन सा किसका होता है। दिस इज योर इंटायर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पॉज करो, आप इसको रीड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे किसका क्या फंक्शन है, ठीक है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द two cerebral the two cerebral hemisphere of human brain are interconnected by which of the following tissue। देखो आपको 11th क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये चीज मेंशन किया गया है। हेमिस्फेयर जो हमारे होते हैं वो दो तरीके से कनेक्टेड होते हैं, एक राइट होता है, एक आपका लेफ्ट होता है, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो, मतलब जो हम ये यूज नहीं करते, जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। ये क्या करता है, कॉर्पस कैलोसम का मतलब क्या होता है, देखो आपका जो ब्रेन है वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन तीनों में डिवाइडेड होता है। फोर ब्रेन जो होता है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस में डिवाइड होता है। ये क्या करता है, कॉर्पस कैलोसम, ये ट्रैक करता है नर्व फाइबर्स को, ठीक है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जब आपने पढ़ा ही होगा कि जब स्ट्रक्चर कौन से फॉर्म होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन, जब रप्चर हो जाता है ये कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये फॉर्म करता है कॉर्पस एल्बिकन्स, जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में नहीं होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती तब ये फॉर्म होता है। और कॉर्पस डेलिसिट क्या होता है, बॉडी ऑफ ऑफेंस और क्राइम के टाइम पे ये यूज होता है, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन आप देख लो यहाँ से क्या क्या है, आप उसके डायग्राम को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको क्या बताना चाहिए, ग्राफिकन फॉलिकल्स मैंने आपको बता दिया, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है ये भी बता दिया। और जो लेवल हमारा राइज होता है ना एलएच हार्मोन्स का, वो भी इसी की वजह, सिक्रीशन की वजह से होता है, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन वगैरह रिलीज होने लगता है, ठीक है। प्रेगनेंसी जब नहीं हो रही होती है आफ्टर ओव्यूलेशन, और प्रोजेस्टेरॉन जब लेवल उसका गिर जाता है, तब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, कॉर्पस एल्बिकन्स में। ये याद रखिएगा, सिंपल सी चीज़ है। Now next question is which of the following conditions does the patient have an altered position of walking style। ये क्वेश्चन भी आपके हर एक शिफ्ट में पूछा गया था कि क्या क्या होते हैं ये। अफेक्सिया आपका क्या होता है, ये अफेक्ट करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और स्पीच प्रोडक्शन को। एग्नोसिया क्या होता है, ये इनएबिलिटी होते हैं ब्रेन डैमेज की वजह से, जो इनएबिलिटी आप होते हैं। एटेक्सिया का मतलब होता है जो आपका सेरिब्रम डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से कंडीशन में क्या हो जाता है, पोस्चर और वॉकिंग स्टाइल में चेंजेस आने लगते हैं। और एटलेक्टेसिया क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन डिसऑर्डर होता है, पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लोब्स हो जाता है, लोब्स ऑफ लंग जिसमें पार्शियली और कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, बाकी के तीनों भी जो आपके एग्जाम्स में नेक्स्ट में पूछे भी जा सकते हैं शायद, ठीक है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी अर्थ की तरफ मूवमेंट होएगा, प्लांट के रूट का, शूट का, उसे हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स द अर्थ, नेगेटिव मतलब अगेंस्ट द अर्थ, ठीक है, ग्रेविटी या अर्थ, ये भी समझ लो। तो एग्जाम्पल इसके क्या है पॉजिटिव के, कि रूट्स, रूट्स उसी तरफ से जहाँ पे ग्रेविटी लग रही है वहीं पे मूवमेंट कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स इज सीन इन पॉजिटिव वाले में। एक्सेप्शन इसमें कौन से होते हैं, मैनग्रोव्स आर द एक्सेप्शंस। और मैनग्रोव्स में न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो वर्टिकली अपवर्ड मूव करते हैं। मैनग्रोव की इमेज देख लेना, वहां पे जो रूट्स होती है वो ऊपर की तरफ निकलती है, ठीक है। अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट सीन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपवर्ड ग्रोथ हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करेगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सिक्रीट द हार्मोन सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे तीन तरीके से पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम में हमारा सिक्रेटिन रिलीज होता है, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड 27 ए अमीनो एसिड्स फॉर्म करते हैं, 27 अमीनो एसिड से मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनता है। ये मेंटेन करता है पीएच लेवल को, रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स को भी। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो सिक्रेटिन होता है वो आपका कहाँ से सिक्रेट होता है, एस सेल्स से सिक्रेट होता है, ठीक है। लिवर आपको पता है लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, यहीं पे यूरिक साइकिल होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसे ऑर्निथाइन साइकिल भी बोलते हैं। ये ब्रेक डाउन करता है अल्कोहल को इनटू द ब्लड, ठीक है। ड्यूडेनम का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, वहीं पे सिक्रेशन होता है सिक्रेटिन का, मैंने आपको समझा भी दिया, यहाँ से आप देख भी सकते हो स्टमक का पूरा स्ट्रक्चर शी शेप्ड होता है ड्यूडेनम, ठीक है। डक्ट फ्रॉम लीवर जो होती है, दैट इज वाटर और बाइकार्बोनेट्स का एब्जॉर्प्शन कराती है ये, ठीक है, यहाँ से आप ये भी देख सकते हो। नाउ पैनक्रियाज जो होती हैं वो 99% जो पैनक्रियाज का पार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो एसिनी सेल्स भी हम इसे बोलते हैं, या एक्नी सेल्स बोल दो, एल्कलाइन या पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती हैं ये, ठीक है। 99% आपके एक्सोक्राइन होते हैं, जो 1% है वही एंडोक्राइन होती है। आइसलेट और लैंगर्स से ही बोलते हैं, कौन से हार्मोन्स होते हैं उसमें, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। किडनी का फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताते, तो ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करता है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिलीजेस एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का सिंपल सा फंक्शन था, किडनी कर नहीं सकती, लीवर कर नहीं सकती, थायराइड ग्लैंड तो टीएसएच वगैरह करती है, तो ये कर नहीं सकती। टीएसएच कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, टीएसएच हमारा एडिनोहाइफोसिस के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है, ये एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, लोकेटेड इन बोनी कैविटी ऑफ सेलर मैंने यहाँ पे लगाया, हाँ देख लो आप, यानी यहाँ पे लगाया हुआ है डायग्राम भी, इससे आप देख सकते हो, दैट इज, ये तो शायद पैनक्रियाट, हाँ ठीक है, यहाँ से आप ये डायग्राम देख सकते हो। और बोनी कैविटी में होता है सेला टर्सिका होता है, ये डिवाइडेड होता है दो टाइप में, एक होता है आपका एडिनोहाइफोसिस, एक होता है आपका न्यूरो हाइफोसिस। एडिनोहाइफोसिस में क्या होता है, एक होता है पार्स डिस्टिलस, एक होता है आपका पार्स इंटरमीडियरी। ठीक है, इंटरमीडिया बोल सकते हो आप इसको। पार्स इंटरमीडिया क्या होता है कि ओनली एक ही हार्मोन को रिलीज करता है, दैट इज मेलानोसाइट्स को, एमएसएच हम बोलते हैं इसे। लेकिन जो आपका एडिनोहाइफोसिस का पार्स डिस्टालिस होता है, वो आपका कॉमनली हम इसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, भी सिंपल से याद रखो, एडिनो से एंटीरियर पिट्यूटरी। वहां पे आपको कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जीएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एलएच एंड एफएच। ये भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, टीएसएच कहाँ से रिलीज होता है, तो ये याद रखिएगा। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड आपका एफएसएच यहाँ से रिलीज होता है, तो आपको याद हो गया, सिंपल सी चीज है। अब देखो वासोप्रेसिन क्या होता है, ये हमारा, यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया कि मेलानोसाइट्स एक ही हार्मोन रिलीज करता है यहाँ से। अभी आप न्यूरोफाइसिस देख लो, न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है वो सिर्फ दो ही हार्मोन्स को रिलीज करता है, एक ऑक्सीटोसिन, एक वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, वैसोप्रेसिन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और हम इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। सिंपल, अभी मैं आपको रिवाइज भी यहीं पे करा देती हूँ। एडेनोहाइपोसिस हो गया, आपका क्या रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स हो गए, जीएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, टीएसएच हो गया, एलएच हो गया, एफएसएच हो गया। न्यूरोहाइपोसिस में क्या हो गया, दो हार्मोन्स होते हैं आपके, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। न्यूरोहाइपोसिस को ही हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एडिनो में भी आपके इतने तो होते ही हैं, लेकिन इसके पार्स इंटरमीडिया से आपको कौन सा हार्मोन होता है, मेलानोसाइट। ये कुछ कुछ एक ही एक्सेप्शन टाइप के हैं, वही आप पढ़ लो। यहाँ से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होता है। वैसोप्रेसिन हम इसको और क्या बोलते हैं, इसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, एडीएच, जो ऊपर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। इसका काम क्या होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को हेल्प करता है किडनी में। ठीक है, और अगर इसका कम हो जाए, मतलब रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो हम इसे डाययूरेसिस बोल देते हैं, जिसकी वजह, जब ये हार्मोन की कमी होने लगती है तब। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब आप पढ़िए कौन सा क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन इज फॉल्स। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरिब्री। हमने ये चीज पढ़ा है कि नहीं, अभी हमने आपको ऊपर क्या पढ़ाया था कि हाँ होती है ना, यही तो पढ़ा है हमने, क्योंकि ये अटैच होती है हाइपोथैलेमस से थ्रू अ स्टॉक। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड न्यूरो और एड्रिनो, दो ऊपर हमने पढ़ी अभी होती है, इसमें पास डिस्लिस होता है, इतने सारे हार्मोन्स निकलते हैं। पास इंटरमीडिएट में एक ही होता है, कौन सा, हमने मैसेज पढ़ा था ना अभी, दिस वन, मेलानोसाइट। ठीक है, अभी देखो तो थायराइड ग्लैंड रिलीज टीएसएच, में यही बताई थी ना, नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है टीएसएच, यहाँ पे ये मैंने आपको ऊपर बताया था। 98% ऑफ पैनक्रियाज इज फॉर्म्ड इन एक्सोक्राइन, यस, एंड 1% हमने ऊपर पढ़ा था, 1% इज एंडोक्राइन, होता है आइसोलेट ऑफ लैंगर्स। ठीक है, एडनोहाइपोफाइसिस रिलीजेस एफएसएच, यस, हमने ये चीज अभी देखा कि यहीं से तो रिलीज हो रहा है दिस, तभी तो मैंने आपको बताया। तो ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ से सॉल्व हो गए, तो कौन सा फॉल्स हुआ आपका, सेकंड वन, टीएसएच यहाँ से रिलीज नहीं होता है। नाउ यहाँ से आप डायग्राम भी देख लिया करो, जो पॉइज करके देख लेना। ठीक है, ड्यूरिंग asexual reproduction the formation of gemmules is seen in which of the following organisms। देखो, सॉरी, देखो कितने टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, बाइनरी फ्यूजन होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, जेमा कप फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। जेम्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है, ये स्मॉल इंटरनल बर्ड्स होते हैं स्पॉन्जेस में, ये मैंने आपका डायग्राम बनाया आपके लिए, देख लो स्मॉल जो बर्ड्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, केपेबल होते हैं प्रोड्यूसिंग द इंटायर ऑर्गेनिज्म। जेम्यूल का ही काम होता है, तो ये कहाँ पे होते हैं, दिस इज इन स्पॉन्जेस, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पॉन्जेस, सिंपल है, gemmules and sponges. Now next question, what is the gestation period of elephants approximately। 500 days के अराउंड तो हमारा मैमल्स का होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है मैमल्स का, तो 500, या मैंने आपके लिए यहाँ पे डायग्राम भी लगाया, और बाकी शिफ्ट में क्वेश्चन किसी और से भी पूछे गए थे। ऑन एन एवरेज 640 टू 660 डेज का होता है एलिफेंट का, 60 डेज का फीमेल एलिफेंट का होता है लाइफ स्पैन टोटल। ठीक है, ह्यूमंस का जनरली 282 टू 22 डेज के अंदर होता है, तो 40 वीक्स नॉर्मली लगते हैं। यहाँ पे आप बाकी लोगों का देख लो, रैट का 21, चिकन का 22 डेज। अच्छा, सबसे बड़ा किसका है, हॉर्स का देख लो, 329 टू 345, ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन, ह्यूमन के लाइक, नहीं ह्यूमन से ज्यादा है। ठीक है, वेल का 365 टू 547, एलिफेंट का इतना वेरी कर रहा है।
तो वेल का भी आप देख सकते हो, क्या पता पूछ लें, 365 टू 547, ठीक है। और एवरेज लाइफ स्पैन यहाँ से आप देख सकते हो। Now next question is which of the following hormone plays an important role in parturition in human beings? देखो, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है इनर यूटेराइन लाइनिंग को, और प्रेगनेंसी हार्मोन से हम बोलते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज हो रहा था, मैंने आपको बताया था, दो ही न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही रिलीज हो रहे थे आपके, एक ऑक्सीटोसिन एक वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी हमने बोल दिया था। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ये सिंथेसिस ऑफ हाइपोथैलेमस, सिंथेसिस कहाँ से सिंथेसाइज होता है ऑक्सीटोसिन, हाइपोथैलेमस से। इसे हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। एक होता है आपका प्रेगनेंसी हार्मोन्स, वो हम प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या होता है, इसे हम लैक्टोफिक हार्मोन भी बोलते हैं, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड मिल्क फॉर्मेशन में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियोफेजेस आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑर्गेनिज्म? सबसे पहले हम समझते हैं कि वायरसेस होते क्या हैं। देखो, वायरसेस आर डिफरेंट टाइप्स बेस्ड होस्ट होते हैं, जिसमें आपके कौन कौन से होस्ट आते हैं, आपके जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोफेज, ठीक है। प्लांट वायरसेस, जो एनिमल वायरसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जूफेज। जो इन्फेक्ट करते हैं ईस्ट को, या जो ईस्ट से इन्फेक्टेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जाइमोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ये वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। कौन कौन कैसे टाइप होते हैं, नॉन इन्फेक्टिव इन्फेक्टिव दोनों तरीके के होते हैं, लेकिन बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। देन साइनोफेज आते हैं आपके, जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके होस्ट हो गए, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको ऑप्शन तो समझ में आ गया कि वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेजेस। अब क्या होता है, एक्चुअली में बैक्टीरियोफेज होता क्या है, ये एक प्रोटीन एनकैप्सुलेटेड डीएनए आरएनए जीनोम होता है, जिसमें आपके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक क्यूबी होता है बैक्टीरियोफेज जिसमें एसएसआरएनए होता है, ठीक है। और एक आपका ज़ीटा होता है, शायद ये ज़ीटा X174 बैक्टीरियोफेज होता है, जो जिसमें डीएनए आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, एक आपके इन्फेक्टिव एक नॉन इन्फेक्टिव, ये मैंने आपको बता दिया। इनके जो हेड होती है ना, इसी में ये न्यूक्लियर जो भी आपका डीएनए एंड आरएनए है वो प्रेजेंट होता है। देन आपके टेल फाइबर्स भी होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, देखो बैक्टीरिया, हाँ, बैक्टीरिया क्या होते हैं, दीज आर द सोल मेंबर्स ऑफ द इंटायर किंगडम मोरनेरा, ठीक है। इनके टाइप कौन कौन से होते हैं, कोकस होता है, बैसिलस होता है, स्पाइरलम होता है, वाइब्रियो होता है। इनके टाइप आप वो डिजाइन समझ लिया करो, कोई भी इमेज देख लो उससे समझ में आ जाएगा। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ जो टर्म है, दैट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय गोल्ड फस, ठीक है, ये याद रखिएगा। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम, और ये क्या करता है, ये इंक्लूड करता है सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को। फंजाई क्या होता है, फंजाई जो होता है आपका कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जिस जो अकर करता है एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी, प्लांट में भी, ठीक है। और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। ये मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि हेट्रोट्रॉपिक फंक्शन प्रोवाइड कर प्ले करते हैं, प्रोवाइड नहीं करते। और इसके जो टाइप्स होते हैं, जितनी कैटेगरीज में ये क्लासेस में डिवाइडेड होता है, वो आपका होता है एक एस्कोमाइसेटस, एक होता है बेसिडियोमाइसेटस, एक होता है आपका फाइकोमाइसेटस, और एक होता है आपका ड्यूटेरोमाइसेटस। तो सारी चीजें क्लियर हो गई, कौन कौन से होते हैं, सारे टॉपिक्स को मैंने ब्रेक कर दिया इन सबको। अभी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉनसेंस कोडॉन इन जेनेटिक कोड? देखिए, जेनेटिक कोड या कोडॉन्स होते क्या हैं, कोडॉन का मतलब क्या होता है कि ये सीक्वेंस होते हैं 3 डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के, जो किसी भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को इनकोड करते हैं, ताकि ये स्टॉप कर सके सिग्नल ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान, ठीक है। इसमें आपको सिंपल सी बात, तीन ही चीजें याद रखनी है, हमेशा क्वेश्चन जिससे बनता है। तीन तरीके के स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, जिन्हें हम नॉनसेंस भी बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन्स भी बोलते हैं। यूएजी, यूए, यूजीए, इनके नाम याद रख लो, एम्बर, ऑक्रे एंड ओपल। इसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ये कोई भी अमीनो एसिड को इनकोड नहीं करते हैं। आपका स्टार्ट कोडॉन जो होता है, वो आपका एयूजी होता है, एयूजी होता है, जो इनकोड करता है मिथेनाइन को, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतनी ही याद रखनी है इसमें पूरे में। Now, in the Hardy-Weinberg equation, which of the following represents the frequencies of heterozygous genotype? ये आपसे पूछा गया है। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन 1908 में आई थी, और ये क्या बोलता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1, जिसमें आपका 2pq होता है वो हेट्रोजाइगस होता है ए, और जो पी स्क्वायर होता है और जो इंडिविजुअली क्यू स्क्वायर होता है वो होमोजाइगस जीनोटाइप को शो करता है, ठीक है।
तो इसमें इसका कहना क्या था कि कोई भी डिटरमाइन करने के लिए वेरिएशंस इन डिफरेंट पॉपुलेशन, जेनेटिक वेरिएशंस को डिटरमाइन करने के लिए ये एक हार्डी वेनबर्ग ने अपनी इक्वेशन दी थी। एलील फ्रीक्वेंसी को बताता है इन अ पॉपुलेशन, स्टेबल है, कांस्टेंट है फ्रॉम जनरेशन जनरेशन, इन अ जीन पूल, इसके बारे में ये चीज़ बात करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हेट्रोजाइगस जीनोटाइप क्या है, तो टू पीके हो जाएगा कि ये तो दोनों होमोजाइगस है, ये होता नहीं है। ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि किससे अफेक्ट होती है इक्वेशन, नेचुरल सिलेक्शन से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से, म्यूटेशन से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से एंड जीन माइग्रेशन से। सो वी हैव कंप्लीटेड द बायोलॉजी क्वेश्चंस, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शन। चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 4 गैसेस हैं ए बी सी डी, जिनमें हेनरी कांस्टेंट उनका दिया हुआ है 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड इज फाउंड इन। सबसे इजी क्वेश्चन है। हेनरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, ये याद रखिएगा। पी गैस, जो प्रेशर ऑफ द गैस है, इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। जहाँ पे हेनरी लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी पे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। कैसे? मोल फ्रैक्शन कितने हैं उस पे डिपेंड करता है कि कितनी सॉल्युबिलिटी में कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी पे। जितना ज़्यादा वैल्यू होगी केएच की, मतलब हेनरी कांस्टेंट की, उतना ही लेस होगी सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख लो 3 4 5 6 है, तो 3 सबसे ज़्यादा हेनरी, सबसे कम हेनरी कांस्टेंट है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये डायरेक्टली निकाल सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका, ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू, किससे होता है ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, zigzag मूवमेंट जब कराते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस में ये जनरली होता है, डिस्पर्स फेज में होता है और एक डिस्पर्स मीडियम में होता है। जब डिस्पर्स फेज में पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें हम कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं, और वो रैंडमली इधर उधर बहुत ज्यादा zigzag मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हर एक पार्टिकल का चेंज होता है। कोई स्लो मूव कर रहा है, कोई फास्ट मूव कर रहा है, तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे भी डिपेंड करता है। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो डिपेंड करता है, लेकिन इसका बेसिक फंडा क्या है कि अनइक्वल बम्बार्डमेंट, अनइक्वल का मतलब किसी का रेट ज़्यादा है, किसी का रेट कम है, ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्ज मीडियम साइज। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम साइज में। तो इसका डायरेक्टली आंसर यही हो जाएगा, इक्वल बम्बार्डमेंट नहीं होता है, बम्बार्डमेंट ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल नहीं होता है, अनइक्वल साइज पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं, इक्वल बम्बार्डमेंट नहीं होता है, इसीलिए यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ये सब आप देख सकते हो कि नेचर पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, विस्कोसिटी पे डिपेंडेंसी होती है, डेंसिटी पे होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, तभी तो मूवमेंट ट्रैक को पता है। साइज पे डिपेंड करता है, मोशन ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। पार्टिकल साइज जो जनरली होता है, जो 2 से 5 माइक्रोन के बीच का होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, ये एक और हम क्वेश्चन अभी देखेंगे उसमें देगा। तो ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, आपने पढ़ाई होगा इसकी एनर्जी की इक्वेशन। तो इस पे भी मूवमेंट डिपेंड करता है। तो आपका ब्राउनियन मूवमेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हीटिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्क्रिपेंसी में है, इसे मैं बाद में कराऊंगी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लाइड्स इज इनकरेक्ट? देखो, जो आइसोबार्स होते हैं, अब आपको क्या होता है, सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लियाइड्स के अकॉर्डिंग गलत है? तो आइसोबार शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन ही गलत है। आइसोटोप्स क्या करते हैं, सिमिलर केमिकल एज वेल एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यस। आइसोटोप शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं। आइसोटोप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं। तो ये याद रखिएगा, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास होता है, इसीलिए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी होती है। Now next question, metalloids among p blocks are not present in which of the following groups? देखो कौन कौन से मेटलॉइड्स होते हैं, आपको ये पता है कि ग्रुप 13 14 15 16 17 18 में मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये रहा, इसमें सारे आपके मेटलॉइड्स प्रेजेंट हैं। अब कितने होते हैं, टोटल 7 मेटलॉइड्स होते हैं आपके। दैट इज आपका बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलिडियम हो गया, आपका एस्टेटाइन हो गया। ठीक है, जो ये ग्रुप 18 में होते हैं, एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये नोबल गैसेस से इनर्ट होती हैं, ये अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत नॉन मेटल एंड मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा पी ब्लॉक है मेटलॉइड जो प्रेजेंट नहीं होता है पी ब्लॉक में? तो आपके 18th ग्रुप के प्रेजेंट नहीं होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि उनकी लीस्ट इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उनको ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पे तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है नोबल गैसेस का। ठीक है, तो 7 पीरियड्स और रोज में डिवाइडेड होता है, ये आप देख लीजिएगा। दैट इज योर आंसर।
अब आप ये देख लो ग्रुप 13 में आपका बोरॉन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से आप देख भी सकते हो। Now next question is the correct expression of ionization enthalpy of hydrogen atom in terms of Rydberg constant is। देखो Rydberg constant का सिंपल सी चीज याद रखो, आपको ये पता है कि v इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा ये होता है, ठीक है, आपने पढ़ा है, इसका इक्वेशन यही है, v इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा, रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर मतलब आपका एटॉमिक नंबर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n1 n2 इसमें क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो दिस इज योर वेव नंबर, दिस इज योर वेव लेंथ, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसमें n1 जो होता है पहले इससे जो n1 हम यहाँ कंसिडर करते हैं, लेकिन इसको मूवमेंट करने के लिए, बाहर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसे इन्फिनिटी इसका फाइनल स्टेज कंसिडर करते हैं। तो इस केस में आपको ये पता है आयनाइजेशन थेरेपी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है। यहाँ पे एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड्स की यूनिट होती है। तो आप अब यहाँ पे फॉर्मूला को पुट कर दो, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कर दो, तो 1/लैम्डा जो हमने यहाँ से लिया, रेडबर्ग कांस्टेंट एटॉमिक नंबर इसका 1 है, यहाँ पे पुट किया, 1/1 स्क्वायर क्योंकि पहली एनर्जी लेवल में है, फिर 1/n इन्फिनिटी क्योंकि हमें उतना जाने के लिए चेक करना पड़ेगा कि हाईएस्ट लेवल है क्या इसका। तो जब यहाँ से रखोगे ये 0 हो जाएगा आपका, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो आयनाइजेशन इसमें आप आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू एनर्जी हो गया, एच सी अपॉन लैम्डा में इसकी वैल्यू को पुट करोगे, आर एच में है 1/लैम्डा में आर एच यहाँ पे वैल्यू रखोगे, तो एच सी आर एच यहाँ से आपका निकल आएगा, सिंपल से फेज में आप समझो। तो ये आपका हो गया दिस वन, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया है, वहां से आप देख भी सकते हो, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन लोवेस्ट एनर्जी लेवल जो ग्राउंड स्टेट पे होगी n1 होगी, ठीक है। आपको कितनी ऑर्बिट अपर एनर्जी लेवल में चाहिए ताकि वो बाहर निकल जाए, तो उससे ही उसी हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं, इसलिए ऐसे है, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हो, मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका क्या होता है, जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ही निकल जाए, मतलब आइसोलेटेड गैसेस से एटम से पूरा निकल जाए, इसीलिए हम उसने इन्फिनिटी को कंसिडर किया था। इसकी ट्रिप इस हाँ, इसका एक और चीज याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये याद रखना बस आप। आइडेंटिफाई करिए करेक्ट ऑर्डर और साइज ऑफ स्पीशीज। इसका एक ट्रिक होता है, देखो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा रेडियस, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना कम रेडियस, और जैसे आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो उतना उतना रेडियस जो है आपका कम होता चला जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा रेडियस, बस इतना याद रखो। तो आप कंडीशन देख लो, -2 माइनस, ठीक है, प्लस नहीं, प्लस तो बाद में आएगा, यहाँ पे न्यूट्रल आना चाहिए पहले, तो ये चला गया, देखो ये वाला, ठीक है। -2 माइनस प्लस, +2 ये कंसिडर किया जा सकता है, माइनस माइनस नहीं, ये पहले आना चाहिए था, -2 माइनस नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस पहले दे दिया है और कांस्टेंट मतलब न्यूट्रल बाद में दे दिया है, तो ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट यही है, इसका सिंपल फॉर्मूला है, मतलब सिंपल ट्रिक है, याद रखिएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा रेडियस, तो ऐसे मूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in terms of ionization enthalpy H resembles which of the following group elements more। देखो H का जो क्या होता है, ionization enthalpy होती है वो हेलोजन के साथ मैच करती है, तो वो नॉन मेटल भी होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं आपके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड ये हो गया हेलोजन जो होते हैं, इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं इजीली, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। वेरस जब हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, ये अल्कलाइन मेटल्स होते हैं, इनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, ये जो होते हैं इनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन आपका होता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है एक आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन में निकालने के लिए, तो फॉर्म एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो एनर्जी उतनी शो नहीं कर पाता है, वो हेलोजन कैरेक्टर को शो कर देता है, जिसकी वजह से हम उसे ग्रुप 17 में रख देते हैं रादर देन कीपिंग इट इन फर्स्ट ग्रुप। उसके आयनाइजेशन इंथैल्पी की जब भी बात आएगी, तो हेलोजन की बात आएगी, उस कंडीशन को देखते हुए हम 17 ग्रुप में उसे प्लेस करते हैं। मैंने वैसे यहाँ पे दोनों के डिफरेंसेस को भी शो कर दिया है, कैसे वो रिजेम्बलेंस शो करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में, और ग्रुप 17 में भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कंप्लीट करने के लिए शेल को, H+ आयंस फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ पे भी H+ आयन का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है,
इसमें हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जिसकी वजह से हैलोजन कैरेक्टरिस्टिक होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं ग्रुप 1 वाले विद नॉन मेटल्स। यहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। बाकी ये चीज़ें तो आप सेल्फ के लिए पढ़ सकते हो कि कितना हाईली अट्रैक्टिव होता है, कितना नहीं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है प्रोटॉन, जिसकी वजह से ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना। सिमिलरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्राइड फॉर्म कर लेते हैं ग्रुप 17 वाले, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो गैस होती है वो एक्ट करने लगती है फ्लोरीन और क्लोरीन के जैसे, जो ग्रुप 17 एलिमेंट में है। और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको याद रखनी हो तो 13.6 ईवी होती है, इसलिए 17 ग्रुप में से रखते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रुप के लिए सारा कैरेक्टरिस्टिक भी डाल रखी है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से आप शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक्स को याद कर सकते हो कि कैसे किसका इंक्रीज होता है, कौन से ग्रुप का डिक्रीज होता है, क्या चीज़, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। नाउ हाउ मेनी सीरीज ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स कैन बी फॉर्म बाय ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम ट्राइबेसिक एसिड भी बोलते हैं। H3PO4 होते हैं। इसमें ये याद रखिएगा कि जितने हाइड्रोजन एटम्स को अटैच किया जाता है डायरेक्टली ऑक्सीजन से, और वो उससे रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एलिमेंट का। देखो H प्लस आयन में जितना O ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड है, जितने H प्लस आयन्स ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड होता है, उतना ही आयनाइजेशन निकल सकता है, मतलब उतना ही वो आयनाइज हो सकता है, आयनाइजेबल होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट कैसे होते हैं आपके, वीक बेस प्लस सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके आपके एसिडिक सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। अब क्योंकि ये ट्राई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, तो यहाँ पे देखो H3PO4 को वाटर से हमने रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे H2PO4 बना। फिर सिमिलरली हमने H2PO4 को वाटर से रिएक्ट कराया, HPO4 2 नेगेटिव बना। HPO4 को फिर से वाटर से कराया, तब हमें HPO4 3 नेगेटिव मिला। अब इसका ये देखो आप, इसका डायग्राम देखो कैसे होता है। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 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 लगाए, जितने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा उतना उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे याद रखो। लेकिन देखो, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, आठ ये हो गए, प्लस हाइड्रोजन का एक एक ले लो, एक हो गया तीन, तो +5 स्टेट इसकी हो गई। अब यहाँ पे हम पूछेंगे, देखेंगे जितने हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर पा रहे, कितने को रिप्लेस कर रहा है। इसका आंसर जो दो दिया था वो गलत था, तीन को रिप्लेस कर देगा, तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए इसका ट्राइबेसिक एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसलिए सिंपल सी चीज ये यहाँ पे ऐसे याद रखो। अब एक और चीज था कि जितना एसिडिक प्रोटॉन्स होगा उतने एसिडिक सॉल्ट्स फॉर्म होंगे, ये ट्रिक है, ये याद रखना। ठीक है, और इसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, मैंने बता दिया था, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एग्जाम्पल आप कंसिडर करो, जब सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दो हाइड्रोजन एटम्स आयनाइज हो सकते हैं, तो NaHSO4 बन सकता है, Na2SO4 बन सकता है, जब सोडियम से रिएक्ट कराओगे तब सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ पर दो ही बन सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दो, अगर आपसे इससे पूछा गया तो सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाला क्वेश्चन भी आपको देख सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा में डाल दिया है कि एसिड में जब हाइड्रोजन निकाल देते हो तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, और बेस में हाइड्रोजन जब ऐड कर देते हो या H प्लस आयन को ऐड कर देते हो, तब वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। नाउ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH ऑफ isomers solution of K2O, K2S, K2Se, K2TE। ठीक है, आपको पीएच दिया हुआ है इन सब का, और आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। आइसोमोलर का मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन सबकी सेम रहेगी। अब आपको ये पता है कि पीएच क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। जितनी जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रो एसिड्स की, वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है कि कितना प्रोटॉन या फिर डोनर एबिलिटी है किसी भी कंपाउंड की। यहाँ से आप देखो, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख रहे हो, जितनी ज़्यादा हाईएस्ट H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना उसका लो पीएच वैल्यू होगा। यहाँ से आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देख सकते हो। इक्विमोलर सॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम रहते हैं। अब जब हम इससे वाटर के सबका रिएक्शन कराएंगे तो हमें KOH मिल रहा है, तो इसमें सबकी स्ट्रेंथ ना सेम है, तो हम किस पे देखेंगे, अब हम इसको डायरेक्टली देखेंगे हाइड्रोजन के साथ में जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं उससे स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि ग्रुप 16 जो एलिमेंट्स होते हैं, उस ग्रुप 16 के एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, उनका साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है डाउन द ग्रुप। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये चीज़ें याद होंगी तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो देखो यहाँ पे आओ, एसिडिक ऑर्डर हमने इसका कैसे लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर
H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका पीएच लो हो जाएगा। सिमिलरली वाटर में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। कैसे? क्योंकि ये बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं, इनको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन टेलेनियम में क्योंकि बहुत बड़ा साइज में होता है, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज करता है, तो टेलेनियम का साइज सबसे ज़्यादा है, तो इसको बॉन्ड तोड़ने में हेल्प हो ईजी होगा। तो इस वजह से इसका जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है वो भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका पीएच लो हो जाता है। सिमिलरली ऐसे ही आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेनियम साइज के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऐसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, जिसकी वजह से वीकेस्ट बॉन्ड इनका हो जाएगा और इनके पास लिबर्टी होगी इजिली एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करें, क्योंकि H प्लस आयन को डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो एसिडिक ऑर्डर शो करने लगेंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, जितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन होगा उतना ही लेस पीएच वैल्यू होगा। तो यहाँ पे ऑपोजिट में आप रख के देख लो, पीएच 1 2 3 4 था यहाँ पर, तो पीएच 4 3 2 1 इस तरीके से ऑर्डर चलेगा। देखो दिस सिंपल, आप रख के देख लेना। ठीक है, इस पे हम देखेंगे, मैंने आपको समझा दिया है ब्रेक डाउन करके कि कैसे हमने किया है, जितना इंक्रीज इन साइज होगा। ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं तो ये याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई एफ टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन आर। इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप किसी भी एक ऐसे वाटर को और हाइड्रोजन को बैलेंस मत किया करो। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनको बैलेंस करके देखा करो। जैसे यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पोटेशियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे पोटेशियम है। तो सबसे पहले हम क्रोमियम को बैलेंस कर लेते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे इजिली बैलेंस करके देख लिया है सब कुछ तोड़ के कि कैसे हम कर सकते थे। मैंने पूरा कंपाउंड को मेंशन कर लिया है कि वहाँ पे कितना था। लेकिन आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप K2 ये है आपका, K यहाँ पर है, दिस इज ऑल्सो K, तो एक दो यहाँ है, तीसरा ये हो गया। तो यहाँ पे आपको कितना रखना चाहिए? इक्वेशन के थ्रू जाया करो, मतलब जो ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके थ्रू जाया करो आपको बैलेंस करने के लिए। ये बहुत इजी है, मतलब ये तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप कर लोगे सॉल्व इसको। आप देखो पोटेशियम को यहाँ पे पोटेशियम की वैल्यू आप अगर 1 रखोगे, दिस विल बी 6। मैंने यहाँ से सॉल्व करके देखा था, दिस विल बी 6। ठीक है, बैलेंस करने के लिए दिस यू कैन डू, आप कर लेना ये टेबल को देख के एक बार। ठीक है, 1 4 वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे कैसे बैलेंस करना है। आप क्रोमियम को देखो, क्रोमियम में आप सबसे पहले रखोगे हाउ मेनी, 3 2, ठीक है, 2 यहाँ हो गए, हेयर इट इज 1। ऑक्सीजन क्लोरीन आपके एक यहाँ है, तो 2 यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। दैट मीन्स आपको KCl की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। H2SO4 आपको फिर 6 रखना पड़ेगा। देन आपको ये 2 करना पड़ेगा, तभी 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, बैलेंस हो गया। K क्लोरीन यहाँ पे आपने कितना रखा था, KCl आपको 4 रखना पड़ेगा, तो क्लोरीन 2 यहाँ से हो गया, 2 4 बैलेंस हो गया। ठीक है, आप ऐसे रख लो, दिस वन विल फॉलो लास्ट वाला। Now, X mole of ozone are required to oxidize 1 mole of lead sulfide and Y mole of oxygen are evolved in this reaction. The mass ratio of X is to Y is। आपको सिंपल सा चीज़ें दिया हुआ है कि X मोल ऑफ ओजोन आपको दिया हुआ है, आपने पहले इक्वेशन लिखनी है, PbS plus O3 gives PbSO4 and O2। ठीक है, आपने बोला है, इसने बोला है कि X मोल ऑफ ओजोन रिक्वायर करते हैं 1 मोल ऑफ लेड सल्फाइड को। 1 मोल ऑफ लेड सल्फाइड के लिए X मोल ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ओजोन की रिक्वायरमेंट है। तो Y मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है इन द रिएक्शन। तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला आप रखोगे कि X, यहाँ पे मैंने किया था वैसे, सिंपल सा आप फॉर्मूला रखोगे इससे कि X मोल ऑफ ऑक्सीजन, पहले आप ऑक्सीजन निकाल लो। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इससे रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेना। बैलेंस करके देखोगे ऑक्सीजन कितना है, दैट इज 4। तो 4 इंटू ऑक्सीजन इज 16, और कितना हमको चाहिए, 2। तो यहाँ से ऑक्सीजन का निकाल लिया आपने। ठीक है, अब ओजोन का निकाल लो। ओजोन के लिए भी 4 इंटू 16 इंटू 3। ठीक है, यहाँ से आपने ये निकाल लिया, इसको छोड़ दो, इससे करो आप सिंपल। एक्स इज टू वाई का आपसे पूछा है, 4 आपको ऑक्सीजन चाहिए, 16 आपकी ऑक्सीजन है, 3 ओजोन लेयर का हो गया, देन 4 आपकी ये 16 आपके ऑक्सीजन के हो गए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना था। बॉक्साइट ओर इज द कॉन्सेंट्रेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। देखो बॉक्साइट ओर होता क्या है, Al2O3 और 2H2O।
और का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज या गैंग। और इस मेथड को जब हम कंसंट्रेशन करते हैं इस इम्प्योरिटी को, तो उस कंसंट्रेशन ऑफ और को हम बॉक्साइट के और को बेसिकली बात करें तो वो लीचिंग से होती है, Al2O3 और 2H2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, डाल के करते हैं। फ्लोथ फ्लोटेशन आपको याद रखना है, फ्लोथ फ्लोटेशन जो होता है वो सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। लीचिंग आपकी गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट इन सब के लिए होती है, ये भी आप याद रखो। गिप्साइट और बोहेमाइट भी होता है। गिप्साइट का फॉर्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस। इसमें जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, बॉक्साइट को क्रशिंग एंड माइनिंग करते हैं। वेसल होता है 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस में, NaOH के प्रेजेंस में फिल्टर करते हैं, रेड मड मड फॉर्म होता है। ये आपका जो बनता है, दिस इज योर सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। बेयर प्रोसेस होता है जिसमें आपको रिफाइन करते हैं बॉक्साइट को टू प्रोड्यूस एल्यूमिना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, और 30 to 60% एल्यूमिनियम ये आपका निकलता है ऑक्साइड, और सिलिका, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम बाकी के बचे हुए परसेंटेज में होते हैं। तो सिंपल सा है, कैल्सिनेशन कराते हैं हम यहाँ पर NaOH के प्रेजेंस में, क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर होता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, रेड मड, ये इम्प्योरिटीज आपकी निकल जाती है ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। हाइड्रोलिक वेस्टिंग वॉशिंग जो होता है वो ऑक्साइड्स ऑफ ओर के लिए होता है, ठीक है। सिंपल चीज़ है, ये याद ही रखने वाला है, उसमें तो और कुछ है नहीं। रस्ट क्या होता है, रस्टिंग इज अ मिक्सचर ड्यू टू रस्टिंग इज ड्यू टू द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, रस्ट क्या होता है, कोरोजन ऑफ आयरन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। जब रेडिश ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है किस चीज़ का, Fe2O3 का और FeOH का होल थ्राइस का। तो यही आपसे पूछा है कि Fe2O3 प्लस FeOH का होल थ्राइस आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है। और इसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, किस किस से, क्रोमियम से, जिंक से। और स्टेनलेस स्टील जो होता है आपका, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है ये भी पूछता है, निकल, मैग्नीशियम, क्रोमियम एंड कार्बन, ये चीज स्टेनलेस स्टील में प्रेजेंट होती है, ये भी याद रखिएगा। कैसे होता है, देखो हम गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है हम कैसे करते हैं कि कोई भी आपके रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वो उससे हाईली रिएक्टिव मेटल की कोटिंग अगर आप कर देते हो तो ऑक्सीडेशन पहली वाली स्टेज का हो जाता है रादर देन सेकंड स्टेज का। तो आयरन जो है पहले जब एनोड पे प्रेजेंट होता था, ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताऊंगी सैक्रिफिशियल क्या होता है, लेकिन आप समझो जो आयरन होता है उसकी जिस पहले एनोड पे वो प्रेजेंट होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करता है, अब एनोड पे वो प्रेजेंट हो जाता है इंस्टेड ऑफ आयरन, और वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो क्योंकि वो इसका काम खुद ले ले रहा है प्रिवेंशन के दौरान पे, इसीलिए इसको सैक्रिफिशियल बोलते हैं, और ये एनोड पे होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन नीचे भी पूछेगा कि हाँ यही वाला है, कि iron objects are protected from corrosion by connecting them to small pieces of magnesium where क्या करते हैं कि आयरन का Fe2 स्टेट होता है, अब ये सेम ही स्टेज में प्रेजेंट है, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होता है जब हम कोटिंग कर देते हैं तो इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो ये ऑलरेडी एनोड पे चला जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और ये कैथोड पे चला जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यही कोरोड होता है, नॉट दिस वन। टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन वी डू सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं, बाय यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे जिंक या मैग्नीशियम ले लिया और उसे अटैच कर देते हैं हम प्लेट्स में, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, कैथोड रेड पे लगा देते हैं, एनोड कोरोड होता है, आपको हमेशा पता है कि एनोड में ही कोरोजन होगा, तो सैक्रिफिशियल एनोड बन जाता है आपका मैग्नीशियम, और ये पीरियोडिकली इसी का रिप्लेसमेंट करते रहते हैं, जैसे ये कोरोड हो गया इसको हटा के दूसरा लगा देंगे, तो मैग्नीशियम इज द सैक्रिफिशियल एनोड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसके लिए थोड़ा वेट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो इस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एल्कीन्स जहाँ पे ब्रेकआउट होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, वहां पर हमारा एडिशन रिएक्शन होता है। सिंपल एक चीज याद रखो, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। एल्कीन, देखो यहाँ पे एल्कीन का बॉन्ड प्रेजेंट है, प्लस परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड हमेशा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। परऑक्साइड में क्या होता है, कोई भी दो ग्रुप को ब्रेकेज होता है तो एक ऑक्सीजन यहाँ से डोनेट करके इसको दे देता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से डोनेट करके अपना फ्री रेडिकल इसको दे देता है, तो दो ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं जिसमें आपका एक ग्रुप लगा के फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, एक ग्रुप लगा के फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, ठीक है। ये हुआ। अब इस कंडीशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वहां से बॉन्ड ब्रेकेज होगा, तो ब्रोमीन यहाँ पे, यहाँ इस H प्लस इस वाले क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, चार्ज हो गया, जब इसने ब्रेकेज किया इसने हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, दिस वन इज नेगेटिव, तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 एक और आएगा, एंड देन Br। इस वाले कंडीशन में क्या होगा,
कि फ्री रेडिकल्स फॉर्म होने की वजह से आपका रिएक्शन हो रही है एडिशन, ठीक है, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी रिएक्शन क्या होती है, बेंजीन में जब क्लोरीन का आप एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हो रिएक्शन, तो आपका C6H5Cl बनता है। ऐसा क्यों होता है कि देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब बेंजीन है उसमें आप क्लोरीन के एटम्स को अटैच करा रहे हो, ठीक है, तो जो AlCl3 है ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींचेगा ये चीज। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि ये इसमें क्या है, इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, इसके पास टोटल कितने हैं, 6, 2 2 4 2 6, 6 प्रेजेंट है, लेकिन इसको 8 कंप्लीट करने हैं, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से AlCl4 बनेगा। और एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसने एक अपना अपनी तरफ खींच लिया क्लोरीन एटम को और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया, और एक आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बच गया, तो ये जाके अटैच होता है आपके बेंजीन रिंग पे, ठीक है, बेंजीन रिंग पर अटैच हो गया, तो यहाँ पे C6H5Cl बन गया, ठीक, और इसकी भी कंप्लीट होगी ऑक्टेट स्टेट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कभी भी एडिशन नहीं होगा, मतलब ये एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। देखो, दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूट कर रहा है ना वो, ऐड थोड़ी ना कर रहा है, इट इज सब्सटीट्यूटिंग द क्लोरीन एटम डायरेक्टली ऑन द बेंजीन। तो यहाँ पे आप ये समझ लो, ठीक है। अब से थर्ड केस में देखो क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड अल्कीन आ गया, CH2 प्लस HBr, किसी भी चीज की प्रेजेंस, पेरोक्साइड अगर होगा तो फ्री रेडिकल हो जाएगा, लेकिन किसी भी चीज की प्रेजेंस के बिना डायरेक्टली अगर ब्रोमीन अटैच हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल और मार्कोनियोव फ्लो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह जब एक्ट करेंगे, तो जब ये बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो इसको नेगेटिव चार्ज दे देगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस पे नेगेटिव, उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो HBr की कंडीशन में ये क्या कैसे बन जाएगा, अभी इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, CH3CH प्लस और CH3 नेगेटिव। अब क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो जाके आपका अटैच किस पे हो जाएगा, पॉजिटिव पे, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव वो नेगेटिव पे अटैच हो जाएगा जाके। तो इस कंडीशन में डायरेक्टली एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जहाँ पे भी एल्कीन्स की बात आ जाएगी, वहां पे आप याद रखो विदाउट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जहाँ पे भी एल्कीन का ब्रेकेज होकर कोई भी एडिशन हो रहा होगा, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगी। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंपल सा है, ये बॉन्ड ब्रेकेज होगा और वहां पे जाके न्यूक्लियोफाइल आपके नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्ट करेगा, और आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपका पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट करेगा, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्टली यही रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे CH2 मेंशन नहीं था, आप ये मेंशन कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर एन हेक्सेन। देखो आप बना लो, आइसोमर्स का मतलब क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्टाइकोमेट्री जिसकी डिफरेंट होती है। रिंग चेन कितने होंगे, मिनिमम नंबर 3 चाहिए होंगे रिंग चेन फॉर्मेशन के लिए। पहला जो आपका फॉर्मेशन होगा आपका देख लो, सी 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 सी, कितने, 1 2 3 4 5 5 6, हेक्सेन फॉर्म हो गया, दिस वन। सेकेंड वाली कंडीशन में आपका देखो क्या होगा, सी 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 प्राइमरी पे लगाओ यहाँ पर, ठीक है, एक ये हो गया, तो आपका 2 मिथाइल पेंटेन बन गया। नाउ इसका यहाँ पे मूवमेंट कर दो, ये उठा के यहाँ लगा दो, सी, ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। अब क्या है, दोनों को एक एक दे दो यहाँ से हटा के, तो ये 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया। फिर एक ऊपर नीचे दे दो वो करने के लिए, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, आप बना के देख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो 5 इसके डायरेक्टली बनेंगे एन हेक्सेन में। और मैंने ये भी लगा दिया है ट्रिक, आप याद रख सकते हो कि कितने बनते हैं हेक्सेन में, 5 बनते हैं, हेप्टेन में 7 कार्बन एटम्स होते हैं तो 9 बनते हैं आपके आइसोमर्स, ऑक्टेन में 18 बनते हैं, देखो कितने ज्यादा बन रहे हैं, 8 से 18। नोनेन में आपके 35 बनते हैं, डेकेन में आपके 75 बनते हैं। ये तो पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा बनाने हैं आपको, हेप्टेन तक पूछ सकता है 9, और ये बाकी ये पूछ सकता है। ये याद रखना, मीथेन इथेन और प्रोपेन में एक ही एक बनता है, ठीक है। नाउ फॉसिल फ्यूल्स दैट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक इज, देखो कोल गैस क्या होती है, CH4CO H2 का मिक्सचर होता है कोल गैस। इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, नेचुरल गैस। मीथेन क्या होती है आपकी, ओडरलेस होती है, कलरलेस होती है, इजिली इनफ्लेमेबल होती है। मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस होती है, 97% नेचुरल गैस में मीथेन ही होता है आपके। प्रोड्यूसर गैस याद रखो, CO+N2 होता है, जिसमें लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, चीप गैस होती है प्रोड्यूसर गैस। ये बर्न करती है विद ब्लू फ्लेम, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये याद रखना। तो जो कार्बन ब्लैक है वो कैसे बनता है, जब मीथेन को, जब नेचुरल गैस को या मीथेन को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो विद मिनिमल या लिमिटेड सप्लाई, ठीक है, ज्यादा सप्लाई दे दोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो यदि लिमिटेड सप्लाई करोगे तो ये कार्बन बनता है प्लस वाटर निकलता है।
ठीक है। इसका यूसेज यूजेज कहाँ होता है, ब्लैक पिगमेंट, ब्लैक इंक या फिर ऑटोमोबाइल के फिलर्स में यूज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने यही आपको बताया है, लिमिटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एब्सेंस ऑफ एयर, अगर आप कोल को हीट करोगे तो आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल होगा। लेकिन आप एयर की प्रेजेंस में जब टेम्परेचर देके हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सिन गैस याद रखना, नेक्स्ट टाइम आपसे यही पूछी जा सकती है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को मिक्सचर को ही हम सिन गैस बोलते हैं, या सिंथेसिस गैस भी इसी को बोलते हैं। इसका जो ये भी है, फिशर टॉपसॉच सिंथेसिस भी बोलते हैं, सिंथेटिक फ्यूल्स को फॉर्म करने में, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जो नेचुरल गैस होती है वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होती है। प्राइमरी कंपोनेंट 97% आपका मीथेन होता है उसमें। जब लिमिटेड सप्लाई में हीट करते हैं तो कार्बन ब्लैक निकलता है, अगर ज्यादा सप्लाई दे दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। कॉम्पोजिशन ऑफ पावर अल्कोहल क्या होता है, देखो पावर अल्कोहल कुछ नहीं होता है, 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है, और इसमें बेंजीन का भी कुछ परसेंटेज होता है, वो याद रखिएगा। लेकिन सिंपल सी चीज है, 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है, पावर अल्कोहल इसको भी बोलते हैं। एडिटिव कैसे यूज किया जाता है, इसकी यूजेस भी इंपॉर्टेंट है। मोटर फ्यूल्स की तरह यूज करते हैं, कंप्लीटली बर्न हो जाता है, हाई ऑक्टेन नंबर होता है, फ्लेम स्पीड अच्छी होती है, लो अमाउंट ऑफ बेंजीन इसमें प्रेजेंट होता है, फ्यूअर एमिशन रेट होता है, पेट्रोल और गैसोलीन का एमिशन रेट हाई होता है। ठीक है। Now next and last question is, I think last ही है, हाँ last question is, nitrites on hydrolysis gives compound X, which on the reaction with hydrogen H plus ions and OH ions gives Y. Y is diluted in 5 to 10%, it is also known as nitrile। क्या होता है आपका CN, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N का ग्रुप होता है नाइट्राइल। तो अब आपको इसने पूछा है कि कोई भी एक्स कंपाउंड है जिसको हम रिएक्ट करते हैं H प्लस एंड ओ एच आयंस के प्रेजेंट, जब H प्लस या ओ एच आयंस से, तो आप यहाँ से ये देखो, ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, तो यहाँ पे सी एच टी लगा हुआ है, सी एच टी सी एन हो गया, वाटर और उससे रिएक्ट कराओगे तो सी एच टी सी ओ एच बनता है, दैट इज स्नोइक एसिड या एसिटिक एसिड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। जब आप इसको और ज़्यादा डाइल्यूट करते हो 5 से 10%, तो विनेगर फॉर्म हो जाता है, सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। नाइट्राइट्स की हाइड्रोलिसिस जब कराते हो तो आपका एसिटिक एसिड फॉर्म होता है, और जितना डाइल्यूट करोगे तो विनेगर बन जाएगा, एजोडाइन नहीं, रेक्टिफाइड स्प्रिट नहीं, वॉश नहीं। So that is it. We'll be proceeding with part second soon.